हेलो एवरीबॉडी। आज हम लोग हाउ टू प्रिपेयर मॉडर्न हिस्ट्री पार्ट 3 देखने वाले हैं। तो पहले मैंने 2 पार्ट ऑलरेडी बना दिए हैं, तो अगर आप लोग वो पार्ट्स देखना चाहते हो तो आई बटन पे जाकर देख सकते हो। दिस इज़ अविनाश पटेल हियर। आई वेलकम यू ऑल टू अविनाश पटेल 0007 यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो की अगर आप लोग PDF चाहते हो तो मैं इसकी PDF की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट लर्निंग। तो दोस्तों, जैसे कि हम लोग ने पिछले लेक्चर में देखा था कि 1858 राइट, 1858 में क्या होता है, 1858 में रिवॉल्ट होता है राइट, 1858 का रिवॉल्ट होता है। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आ जाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। तो जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुआ था उसका रिज़ल्ट के तहत ये 1858 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लाया जाता है, उसमें क्या होता है वो देख लेते हैं हम लोग। तो एबोलिश्ड द ईस्ट इंडिया कंपनी राइट। तो पहले ईस्ट इंडिया कंपनी चलती थी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को नाबूद कर दिया गया और पूरे जो ट्रांसफर्ड ऑल पावर्स टू ब्रिटिश क्राउन, तो जो भी पावर्स थे ईस्ट इंडिया कंपनी के पास वो ब्रिटिश क्राउन को दे दिए गए। और जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का डेसिग्नेशन था वो भी चेंज कर दिया गया राइट। और क्या कर दिया गया, वाइस रॉय ऑफ इंडिया बनाया गया उसको। तो पहला जो वाइस रॉय ऑफ इंडिया था, फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया, वो कौन था, लॉर्ड कैनिंग। तो ये भी आप लोग को याद रखना है। और ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आया तो उसमें जो सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट थी वो भी एंड हो गई राइट, उसको भी ख़त्म कर दिया गया और एक नया ऑफिस बनाया गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया वाज क्रिएटेड। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की जो ऑफिस थी वो कब क्रिएट की गई, तो 1858 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था उसके तहत क्रिएट की गई राइट। अभी जो कैनिंग आता है, कैनिंग का टाइम है, वाइस रॉय बनता है पहला, तो वो 1858 से 1862 तक का वाइस रॉय रहता है। तो हमें एग्ज़ाम में अक्सर एक क्वेश्चन मिलता है कि यूनिवर्सिटीज़ स्टार्ट रनिंग, तो कब से यूनिवर्सिटीज़ स्टार्ट हो गई थी हमारे भारत में, कौन सी, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास राइट। तो ये 3 यूनिवर्सिटी कब स्टार्ट हुई थी, तो ये वाइस रॉय कैनिंग के टाइम में स्टार्ट हुई थी 1858 के बाद राइट। दूसरा है कि ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट था विल्सन। तो विल्सन ने जो सिस्टम ऑफ इनकम टैक्स लाया था, उसमें जो 500 रुपीज़ की जो करेंसी थी उसको करेंसी बोला था राइट, रुपी एज करेंसी डिक्लेयर किया था और वो वाइस रॉय एडवाइजरी कमेटी के मेंबर थे। और ये जो रुपी को करेंसी माना था तो ये कब किस एक्ट के तहत बना था, तो बंगाल करेंसी एक्ट 1858 राइट। तो ये भी आप लोग को याद रखना है। और किसने ये डिक्लेयर किया था, विल्सन ने। आगे देखते हैं हम लोग। और IPC 1860 ये भी कौन लाया था, कैनिंग लाया था बराबर, कैनिंग। ये भी आप लोग को याद रखना है। आगे हम लोग देखते हैं। तो उसके बाद कौन आता है, जॉन लॉरेंस आता है कैनिंग के बाद। जॉन लॉरेंस का टाइम है 1864 से लेकर 69 तक का। तो लॉरेंस ने माफ़ी भी मांगी थी, ये भी बात आप लोग को याद रखना है कि 1866 में क्या हुआ था, फेमाइन यानी कि दुकाल पड़ा था। तो किस वजह से पड़ा था कि ब्रिटिशर्स लोग कैश क्रॉप उगवाते थे, बजाय जो धान्य जो खाने के लिए रहते हैं फूड क्रॉप्स, वो उगाने के जगह पे वो लोग कैश क्रॉप उगाते थे। तो उसकी वजह से खाना ही नहीं बचा था, तो उससे फेमाइन हुआ था। तो उसके लिए ब्रिटिशर्स ने फेमाइन कमीशन बनाया था। उसका हेड कौन था, हेनरी कैम्बेल ने फेमाइन कमीशन बनाया था, लॉलीपॉप दे दिया था इंडियंस लोगों को। और उसके लिए लॉरेंस ने सबसे माफ़ी भी मांगी थी कि फेमाइन हुआ था, तो मतलब कि अंग्रेज़ों की इसमें गलती है ऐसा बोला था।
ब्रिटिशर्स की। और मेयो जो है, मेयो उसके बाद मेयो आता है। मेयो का टाइम है 1869 से 72 तक का। तो जो मेयो था वो हमारे इंडिया में प्रथम फर्स्ट सेंसस यानी कि जो वस्ती गणतरी करते हैं उसके बारे में भी इसने स्टार्ट किया था। तो फर्स्ट सेंसस किसने स्टार्ट किया था? मेयो ने। और मेयो को किसने मारा था? किल्ड मेयो, अली अफरीदी। ये भी एग्ज़ाम में कभी पूछा जाता है। और वहाबी आंदोलन भी मेयो के टाइम में स्टार्ट हुआ था। और मेयो ने मेयो कॉलेज अजमेर भी स्टार्ट करवाया था। और मेयो के टाइम में ही एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट 1872 में बना था। तो ये बात भी मेयो के लिए आप लोग को याद रखनी है। आगे हम लोग देखते हैं लिटन। लिटन का टाइम है 1876 से 1880 तक का। तो लिटन एक ऐसा बंदा था जो अच्छा भी था और बुरा भी था। तो लोगों को दिखता अच्छा था लेकिन था बुरा, ऐसा कुछ था। तो उसकी क्रूएलिटी क्या थी? पीपल का एक्सपेक्टेशन था कि ये लिटन कुछ अच्छा करेगा, ऐसा एक्सपेक्टेशन था। तो लिटन के टाइम में ही फाउंडेशन ऑफ नेशनलिस्ट मूवमेंट हो गया था। तो उसने एक ऑन मेरेडिथ नाम की जो पोएट्री की बुक थी वो भी पब्लिश की थी। और उसकी दूसरी बुक्स थी लास्ट टेम्पेस्ट ऑफ इंडिया एक बुक, और दूसरी बुक थी नो लाइफ एंड मूवमेंट्स इन वैली ऑफ इंडिया, ये एक बुक थी। तो ये टोटल 2 बुक्स थी। तो नो लाइफ एंड मूवमेंट्स इन वैली ऑफ इंडिया, तो ऐसा लिखा था कि इंडियन वैली में कुछ लाइफ है ही नहीं, ऐसा वो बोल रहे थे वहाँ पे इंग्लैंड की रानी को। तो लिटन ने दूसरा क्या किया था? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लाया था 1878 में। तो उसमें पहला था अमृत बाजार पत्रिका, जो रातों रात में ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया था उसको। और इंदु प्रकाश को भी बैन कर दिया था, इंदु प्रकाश पत्रिका को। और दूसरा आर्म्स एक्ट 1878 लाया था। तो उसने क्या बोला था कि लाइसेंस टू एंग्लो इंडियंस, तो जो गन थी, गन चलाने का लाइसेंस जो इंडियन ब्रिटिश के साथ शादी करेगा उसको लाइसेंस मिलेगा, ऐसा बोला था। और एक दूसरा उसने ऐसा काम किया था कि जो इंडियन सिविल सर्विस के लिए एज थी 21, उसको कम करके 19 ईयर्स भी इसने ही किया था। तो ओवरऑल हम लोग देखें तो ट्रबल क्रिएट किया था लोगों के बीच में और लोग गुस्सा हो गए थे। तो सभी क्लास के जो लोग थे उसमें गुस्सा भर गया था। तो बाद में क्या हुआ कि 1880 में उसको हटा दिया गया। उसके बाद कौन आता है? रिपन। रिपन आता है। तो दोस्तों रिपन क्या करता है? रिपन का टाइम है 1880 से लेकर 1884 तक का। तो रिपन एक अच्छा बंदा था, गुड मैन था। और रिपन ने जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लाया था लिटन, उसको कैंसिल करवा दिया था, राइट, कैंसिल कर दिया था। तो अच्छी बात है। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से प्रेस में कुछ भी ऐसे जो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ कुछ छाप काम नहीं कर सकते थे वो इसने कैंसिल करवाया था। और इंडियन लोगों के बारे में कुछ सोचा था। और फैक्ट्री एक्ट 1881 आया था, उसमें चाइल्ड लेबर को प्रोहिबिट किया था उसने। और दूसरा फीमेल वर्कर्स के लिए 8 आवर्स का टाइम दिया था। और वीक में एक दिन की लीव की उसने घोषणा की थी। और मेल वर्कर्स को 12 आवर्स की ड्यूटी के लिए बोला था। और उसके टाइम में ही, रिपन के टाइम में ही इन्वॉल्वमेंट ऑफ लोकल इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड जुडिशियरी, दोनों में शामिल किया गया था लोकल लोगों को। वो किस बिल के तहत? आल्बर्ट बिल, राइट। तो ये भी आप लोग को याद रखना है कि आल्बर्ट बिल के तहत एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंड जुडिशियरी में लोगों को इन्वॉल्व किया गया था, लोकल लोगों को। उसके बाद क्या हुआ है कि अभी ब्रिटिशर्स को वहाँ पे ब्रिटेन में पता चल गया कि रिपन कुछ अच्छा नहीं कर रहा है। तो रिपन को 1884 में रिमूव कर देते हैं। उसके बाद डफरिन आता है। डफरिन भी एक टाइप का डफर ही था बंदा। तो डफरिन क्या करता है? 1884 से लेकर 1888, राइट। तो 1888 तक वो रहता है।
तो उसमें बहुत सारे एसोसिएशन के फॉर्मेशन होते हैं। पहला एसोसिएशन होता है बॉम्बे एसोसिएशन, उसको कौन फॉर्म करता है? फिरोज शाह। दूसरा है इंडियन एसोसिएशन, उसको सुरेंद्र नाथ एंड आनंद मोहन दोनों मिलकर बनाते हैं। सुरेंद्र नाथ जो थे वो फर्स्ट ICS थे। दूसरा है प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज को 1867 में आत्माराम पांडुरंग जी एस्टैब्लिश करते हैं। तो ये भी एग्ज़ाम में कहीं कितनी बार पूछा गया है। और दूसरा है ब्रह्मो समाज। तो ब्रह्मो समाज के स्थापक कौन थे? राजाराम मोहन रॉय, राइट। तो ये सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है जो एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं, तो आप लोग को याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद हम लोग देखते हैं स्वामी विवेकानंदा। स्वामी विवेकानंदा का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त, राइट। तो उसकी बुक थी मैं समाजवादी हूँ। तो उसने स्वराज बेस उस बुक में ही एस्टैब्लिश कर दिया था। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, 1885 में A.O. ह्यूम, राइट। A.O. ह्यूम क्या करते हैं? इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना करते हैं। तो फर्स्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो 1885 में बनता है, 28 दिसंबर बॉम्बे में उसका फर्स्ट कांग्रेस का सेशन रहता है। तो जनरल सेक्रेटरी कौन रहते हैं उसमें? A.O. ह्यूम, राइट। और कहाँ पे इसका एस्टेब्लिशमेंट होता है? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल में। और कितने लोगों के बीच? 72 लोगों के बीच। उसका प्रेसिडेंट रहता है WC बैनर्जी, व्योमेश चंद्र बैनर्जी। और 1885 से लेकर 1905 तक मॉडरेट यानी कि मवालवादी लोग चलाते हैं इसको। तो मवालवादी का कॉमन फंडा क्या था? डिमांड विथ इन लॉ, कायदे के साथ वो लोग डिमांड करते थे ब्रिटिशर्स से। तो वो लोग का एम था, पहले यूथ को ट्रेन करते थे, उसके बाद पॉलिटिकल एजिटेशन लाते थे। पॉलिटिकल एजिटेशन मतलब कि लोगों को समझाते थे और उसका ग्रुप बनाते थे। उसके बाद क्या करते थे कि वो लोग की मेथड थी कि एनुअल सेशन में उसके बारे में बात करते थे, कुछ भी प्रॉब्लम रहता है तो, और उसका रिजोल्यूशन लाने की ट्राई करते थे और पिटीशन भेजते थे ब्रिटिशर्स के पास। लेकिन उसका कुछ रिज़ल्ट मिला नहीं। और दूसरा क्या होता है कि द कांग्रेस वाज लेड एंड कंट्रोल बाय द मॉडरेट, राइट। ये तो हम लोग ने जान ही लिया 1885 से 1905 तक। तो ये दादा भाई नौरोजी थे, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी थे, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले थे और दूसरे कुछ लोग फेमस मॉडरेट लोग थे, यानी कि मवालवादी नेताजी थे। और उसके बाद क्या होता है दोस्तों, ये लोग सब सिंपल डिमांड के लिए फेमस थे और कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पीसफुल मेथड ये लोग यूज़ करते थे। तो वो लोग कौन सी बात के लिए ये सब अप्रोच यूज़ करते थे? तो एक तो टैक्स को कम करने के लिए, उसके बाद डिस्क्रिमिनेशन को नाबूद करने के लिए, भेदभाव को, और मिलिट्री एक्सपेंस को कम करने के लिए, और एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए भी बात करते थे। और फ्रीडम ऑफ प्रेस के लिए भी ये लोग डिमांड करते थे ब्रिटिशर्स के पास। और डिमांड फॉर इलेक्शन एंड डेमोक्रेसी लोकशाही के लिए भी ये लोग डिमांड करते थे। उसके बाद क्या होता है कि डफरिन 1888 तक रहता है। तो उसके टाइम में ही 1888 में यूनियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन फॉर्म होता है। तो कौन फॉर्म करता है ये भी आप लोग को याद रखना है कि सैयद अहमद खान और राजा शिव प्रसाद, ये दो लोग यूनियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन फॉर्म करता है। और कांग्रेस को डफरिन क्या बोलता था? माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी ऑफ पीपल बोलता था। उसके बाद भी दूसरे आते हैं वाइसरॉयज, लैंसडॉन ये आता था, लेकिन ये सब इतने इम्पोर्टेंट नहीं, इसने कुछ ऐसा किया नहीं इम्पोर्टेंट, तो ये हम लोग को याद रखने की बहुत ज़रूरत नहीं है। उसके बाद कौन आता है? 1899 में टू 1905 तक लॉर्ड कर्जन।
तो कर्जन आता है, तो कर्जन एक्चुअली क्या करता है कि जो मॉडरेट जो थे मवालवादी, वो लोग ने लोगों के बीच में ड्रेन ऑफ वेल्थ के बारे में अवेयरनेस फैला दी थी कि हमारे यहाँ पे जो भी वेल्थ है, हमारे पास जो भी धन है, वो सब ब्रिटिशर्स लेके जा रहे हैं। ऐसी अवेयरनेस वो लोग ने फैला दी थी। लेकिन वो लोग में कुछ प्रॉब्लम्स थी कि एजुकेटेड पीपल्स थे मॉडरेट्स में, और मुस्लिम लोग सपोर्ट नहीं करते थे, और ब्रिटिशर्स वो लोग के साथ कुछ सीरियस नहीं थे, और वो लोग बार बार फेल हो जा रहे थे। वो आम आदमी की जो भी डिमांड रहती थी उसको कंप्लीट करने में वो लोग सक्सेस नहीं होते थे, फेल हो रहे थे। उसकी वजह से जो मॉडरेट लोग थे वो फेल गए, राइट। उसके बाद एक्सट्रीमिस्ट की बात करते हैं। तो एक्सट्रीमिस्ट में लाला लाजपत राय थे, तो वो साइमन कमीशन में भी उसका रोल था। उसके बाद बाल गंगाधर तिलक जी थे। तो बाल गंगाधर तिलक जी ने केसरी लिखा था पत्रिका मराठी में, और मराठा भी लिखी थी, तो वो इंग्लिश में लिखी थी। तो ये आप लोग को याद रखना है। और बाल गंगाधर तिलक की एक बुक थी गीता रहस्य, राइट। ऐसे एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप लोग को इसीलिए ये सब याद रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आगे हम लोग देखते हैं कि बिपिन चंद्र पाल आता है। बिपिन चंद्र पाल भी एक एक्सट्रीमिस्ट नेता थे। तो उसने क्या लिखा था, न्यू इंडिया मैगज़ीन। उसके बाद औरोबिंदो घोष थे, उसने जुगांता मैगज़ीन लिखी थी। आगे देखते हैं। तो अभी एक्चुअली दोस्तों क्या होता है कि एक्सट्रीमिस्ट जो थे जहालवादी, वो लोग गुस्सा हो जाते हैं कि मॉडरेट लोगों से कुछ हुआ नहीं, वो लोग कुछ कर भी नहीं पाते हैं, तो अभी हम लोग को कुछ करना पड़ेगा ऐसा। तो वो लोग ने देखा कि पहला तो एक फेमाइंस के लिए भी वो लोग ने कुछ कर नहीं पाए। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट आया 1904, उसमें भी कुछ नहीं किया मवाड़वादी लोगों ने। और इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट आया, उसमें भी कुछ कर नहीं पाए। एजुकेशन बट अनएम्प्लॉयमेंट था। वेस्टर्न कल्चर कंटिन्यू हुआ था इंडिया में। और जापान ने रशिया को डिफीट किया था 905 में। तो अभी एक्सट्रीमिस्ट लोग सोचने लगे कि मॉडरेट से कुछ हो नहीं पाया, और पार्टीशन ऑफ बंगाल होने वाला था लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में। उसने रिलीज़ भी कर दिया था। तो एक्चुअली एंटी बंगाल पार्टीशन मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट वो लोग रिलीज़ करना चाहते थे एक्सट्रीमिस्ट लोग। तो बंगाल में उस समय वेस्ट बंगाल आता था, बिहार आता था, उड़ीसा आता था, असम और बांग्लादेश, ये सब पार्ट बंगाल के पार्ट थे, राइट। तो बाद में जो स्वदेशी मूवमेंट है, स्वदेशी मूवमेंट को ये लोग रिलीज़ करते हैं। तो हम लोग स्वदेशी मूवमेंट की बात नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। बने रहे इस यूट्यूब चैनल के साथ, और वीडियो कैसा लगा उसके बारे में कमेंट में लिखिए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।